हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो आज आप लोग का चैप्टर नंबर 19 का ये चौथा वीडियो होने वाला है। कौन सा वीडियो है? ये चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 सा वीडियो आ चुका है, यानी कि आज का जो वीडियो रहेगा वो पार्ट 4 रहेगा। क्या रहेगा? पार्ट 4, जिसमें हम 3 लेक्चर में क्या क्या बात कर लिए। सबसे पहले देख लिए थे परिचय के बारे में, और क्या होता है उत्सर्जी अंग या उत्सर्जन क्या होता है ये देख लिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखे थे? दूसरा लेक्चर में क्या देखे थे कि अलग अलग जीव किस चीज़ का उत्सर्जन करता है, ये देखे थे। तीसरा में क्या देखे थे? मानव में उत्सर्जन। किस में उत्सर्जन? मानव में उत्सर्जन। तो बताए थे कि मानव में उत्सर्जन के लिए मेनली कौन सा अंग होता है? मुख्य रूप से किडनी होता है। कौन सा अंग होता है? किडनी होता है। तो तीसरा लेक्चर में किडनी के बारे में पढ़े थे। आज है चौथा लेक्चर। आज कौन सा लेक्चर है? चौथा लेक्चर। तो आज के लेक्चर में, ये चौथे लेक्चर में, ये चौथे पार्ट के वीडियो में आप सभी को क्या मिलने वाला है? नेफ्रॉन के बारे में। किसके बारे में? नेफ्रॉन के बारे में। अब ये नाम थोड़ा सा सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, तो नेफ्रॉन नाम समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? अगर नहीं भी आ रहा तो हम बताते हैं कि ये बीच में से टॉपिक कहाँ टपक गया। नेफ्रॉन चल रहे थे मानव में उत्सर्जन तंत्र, फिर पढ़ रहे थे किडनी कि मुख्य रूप से कौन सा अंग होता है? किडनी होता है। तो ये फिर नेफ्रॉन कहाँ से आ गया? ये किस बल्ला का नाम है? ठीक है ना? तो आज इसी के बारे में पूरा मास्टरी करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेफ्रॉन होता क्या है? नेफ्रॉन होता क्या है? तो नेफ्रॉन क्या होता है? एक लंबा नली होता है। नेफ्रॉन क्या होता है? एक लंबा नली होता है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारा नली होता है, उसी प्रकार से नेफ्रॉन भी क्या होता है? एक लंबा नली होता है। तो चलिए लिख देते हैं, नेफ्रॉन क्या होता है? एक लंबा नली। ये क्या होता है? एक लंबा नली होता है। ठीक है, नेफ्रॉन क्या होता है? एक लंबा नली होता है। और ये किससे मिलकर बना होता है? इपिथेलियम कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? एपिथेलियम कोशिका से। इपिथेलियम, इपिथेलियम, इपिथेलियम कोशिका से बना होता है। किससे बना होता है? इपिथेलियम कोशिका से बना होता है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि नेफ्रॉन होता क्या है। तो नेफ्रॉन क्या है? एक प्रकार का लंबा नली है। और ये किसका बना होता है? इपिथेलियम कोशिका का। किस कोशिका का? इपिथेलियम कोशिका का बना होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके, फिर बताते हैं कि ये जो नेफ्रॉन है और ये जो नली है, ये जो लंबा नली है, कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है किडनी में। कहाँ पाया जाता है? किडनी में। और इसको बोला जाता है, नेफ्रॉन को क्या बोला जाता है? किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। नेफ्रॉन क्या है? किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। किडनी का संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई। किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, तो किडनी क्या हो गया? किडनी क्या हो गया? किडनी का ये जो नेफ्रॉन है क्या होता है? किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे शरीर का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। कोशिका होता है ना। कोशिका क्या होता है? मानव शरीर का या कोई भी शरीर का या कोई भी जीवों का शरीर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। उसी प्रकार से नेफ्रॉन किसको बोलते हैं? तो किडनी के, किसका? किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, फिर अब बात आता है कि हमारा जो किडनी में नेफ्रॉन होता है और किडनी का ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो एक किडनी में कितना नेफ्रॉन पाया जाता है? ये सवाल आता है ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो बता दें कि प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होता है। कितना होता है? 10 लाख। और अगर मिलियन में बोले तो 1 मिलियन। कितना? 1 मिलियन। अगर मिलियन में पूछेगा तो 1 मिलियन, लाख में पूछेगा तो 10 लाख। और ये बता रहे हैं एक किडनी की। कितने किडनी की? एक किडनी की। अगर दोनों किडनी को मिला दे तो एक किडनी में 10 लाख, दूसरे किडनी में 10 लाख, तो दोनों किडनी मिला करके टोटल हमारे शरीर के किडनी में कितना नेफ्रॉन हो जाएगा? 20 लाख नेफ्रॉन हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कितना में? एक किडनी में। तो कितना बोलना है? 10 लाख बोलना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होता है। कितना होता है? 10 लाख नेफ्रॉन।
और इसी को अगर मिलियन में बोले तो 1 मिलियन, इसी को अगर मिलियन में बोले तो 1 मिलियन। ये दोनों सेम ही है, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख ही होता है। ठीक है, तो पूछेगा प्रत्येक किडनी में कितना मिलियन नेफ्रॉन होता है, तो 1 मिलियन बोलना है। पूछेगा प्रत्येक किडनी में कितना लाख नेफ्रॉन होता है, तो 10 लाख बोलना है। तो 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख ही होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब आगे क्या जानेंगे कि ये नेफ्रॉन किडनी में कहाँ पाया जाता है, ये नेफ्रॉन किडनी में कहाँ पाया जाता है। तो जैसे कि किडनी में हम 2 भाग बताए थे, कितना भाग बताए थे, 2 भाग, क्या याद है? जी हाँ, बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, तो किडनी में 2 भाग बताए थे, एक बाहरी भाग और दूसरा आंतरिक भाग। तो किडनी के बाहरी भाग को वलकुट कहते हैं, बोलिए हमारे साथ, किडनी के बाहरी भाग को वलकुट कहते हैं, यानी कि कॉर्टेक्स कहते हैं। और किडनी के आंतरिक भाग को मध्यांश पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यांश पिरामिड। तो ये जो नेफ्रॉन है किडनी के अंदर पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? किडनी के अंदर। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि ये किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन क्या है? किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो ये कहाँ पाया जाएगा? किडनी में पाया जाएगा। और किडनी में कितना भाग होता है? 2 भाग, एक होता है वलकुट वाला और दूसरा होता है मध्यांश पिरामिड वाला। जो बाहर वाला होता है वो होता है वलकुट और जो अंदर वाला होता है वो होता है मध्यांश पिरामिड। ठीक है, तो ये बात करते हैं कि ये जो नेफ्रॉन है ये किडनी में ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? वलकुट वाले भाग में। ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? वलकुट वाले भाग में। लेकिन इस नेफ्रॉन का जो हेनले का लूप है, किसका लूप? हेनले का लूप, वो सिर्फ पाया जाता है मध्यांश पिरामिड में। कहाँ पाया जाता है? मध्यांश पिरामिड में। तो ये किडनी का दोनों जगह पाया जाता है, वलकुट वाले भाग में भी और मध्यांश पिरामिड में भी। लेकिन मध्यांश पिरामिड में सिर्फ क्या होगा? हेनले का लूप होगा और वलकुट वाले भाग में नेफ्रॉन का ज़्यादातर पार्ट आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। तो नेफ्रॉन के बारे में बहुत सारा जानकारी ले लिए हैं। अब जानते हैं नेफ्रॉन का फोटो भी जान लेते हैं। नेफ्रॉन को क्या जान लेते हैं? फोटो भी जान लेते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। तो देखिए हम अपने से ही बहुत खूबसूरत सा डायग्राम बना चुके हैं। किसका डायग्राम है ये? नेफ्रॉन का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? नेफ्रॉन का। और इस डायग्राम को क्लियर भी करने वाले हैं, हर एक पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं। तो इस पॉइंट को उतार लें, नहीं तो हम इसको मिटा देंगे क्योंकि जगह नहीं बचेगा। ठीक है ना, इसको उतार लें। अब देखते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में और कौन सा स्ट्रक्चर को क्या क्या बोलते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। ये जो आपको नेफ्रॉन का फोटो दिख रहा है, ये जो नेफ्रॉन का फोटो दिख रहा है, इसी के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? शुरू में होता है 2 गो धमनिका। क्या होता है? 2 गो धमनिका। और उसमें से भी दिख रहा होगा ये वाला धमनिका बड़ा है और ये वाला धमनिका छोटा है। ये वाला धमनिका बड़ा है, ये वाला धमनिका छोटा है। तो ये जो पहला वाला धमनिका होता है इसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका। इसको क्या बोलते हैं? अभिवाही धमनिका। इसको क्या बोलते हैं? अभिवाही धमनिका। ठीक है, किसको? ये बड़े वाले को, ये बड़े वाले धमनिका को क्या बोलते हैं? अभिवाही धमनिका। और ये जो छोटा वाला धमनिका है इसको बोलते हैं अपवाही धमनिका। इसको क्या बोलते हैं? अपवाही धमनिका। अगर इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल और इसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। क्या बोलते हैं? इसको अफरेंट आर्ट्रियोल और इसको इफरेंट आर्ट्रियोल। हिंदी में अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दोनों के बारे में जान लिए। उसके बाद देखते हैं ये जो प्याली नुमा आकृति दिख रहा है, कैसा आकृति दिख रहा है? प्याली नुमा आकृति दिख रहा है, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। इसको क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। तो लिख देते हैं इसको क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। ठीक है, और इस बोमेन संपुट के अंदर आपको कुछ गुच्छा जैसा दिख रहा है क्या? इसके अंदर कुछ गुच्छा जैसा दिख रहा है, तो इस गुच्छा जैसा दिख रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं गुच्छ। इसको क्या बोलते हैं? गुच्छ। तो इसको लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गुच्छ। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। तो क्या क्या हो गया? 2 गो धमनिका हो गया। बड़ा वाला धमनिका को अभिवाही धमनिका, छोटा वाला धमनिका को अपवाही धमनिका, और इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। इसको क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। और जो बीच में गुच्छा जैसा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? गुच्छ बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ओके। उसके बाद आगे देखिए, ये होता है हमारा पीसीटी। ये क्या होता है? पीसीटी। ठीक है, और ये जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर से जो दिख रहा है आपको,
ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये होता है हेनले का लूप। किसका होता है? लूप ऑफ हेनले, LOH होता है। क्या होता है? LOH। इसी को बोलते हैं हेनले का लूप, इंग्लिश में लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखिए, ये जब ब्लू वाला ये लूप ऑफ हेनले ख़त्म होता है, उसके बाद फिर से एक हरा वाला नली खुलता है और इसको बोलते हैं DCT। इसको क्या बोलते हैं? DCT। ठीक है, तो ये सबका फुल फॉर्म बताया जाएगा। PCT का फुल फॉर्म होता है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, DCT का फुल फॉर्म होता है डिजिटल कन्वोलेटेड टिब्यूल। इसको हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ संबलित नलिका, इसको हिंदी में बोलते हैं दूरस्थ संबलित नलिका। ठीक है, ये भी बता दिए। ओके, अब ये जो DCT है ये एक खुलता है कॉमन डक्ट में। किस में खुलता है? एक कॉमन नली में खुलता है और इस कॉमन नली को बोलते हैं संवाहक नली। कौन सा नली? संवाहक नली। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। क्यों बोलते हैं इसको कलेक्टिंग डक्ट? संवाहक नली मतलब संग्रह करने वाला नली। क्या होता है? एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम बनाए हैं, तो एक नेफ्रॉन किस में खुल रहा है? लास्ट कहाँ खुल रहा है? DCT किस में खुल रहा है? संवाहक नली में खुल रहा है, कोई नली में खुल रहा है। ठीक है, और भी तो बहुत सारा नेफ्रॉन है, तो वो भी किस में खुलेगा? एक कॉमन नली में खुलेगा। उसी नली को क्या बोलते हैं? संवाहक नली बोलते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे जो चिन्ह दिया हुआ है ये छोड़ा हुआ है कि इस वाले जगह में, इस वाले जगह से किसी और वाले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इसी में खुलेगा, किसी और नेफ्रॉन का DCT इसी में खुलेगा। तो ये होता है एक कॉमन डक्ट होता है, इसी को बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। हिंदी में बोले तो संवाहक नली। कौन सा नली? संवाहक नली। तो ये किडनी का स्ट्रक्चर आपका हो गया। अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंट और आता है। क्या आता है? 2 पॉइंट और। आपको बीच में इस प्रकार से कुछ लर्ची जैसा दिख रहा होगा, बीच में लर्ची जैसा दिख रहा ना? ठीक है, इसको बोलते हैं परिनालिका कोशिका जाल। इसको क्या बोलते हैं? परिनालिका कोशिका जाल। अगर ध्यान से देखें तो ये जो अपवाही धमनिका है उसी से एक और रक्त बहने वाली नली निकलती है और ये नली पूरा जो वृक्क का नली होता है उस पर बिखरा हुआ होता है। जो भी वृक्क का नली होता है उस पर बिखरा हुआ होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं परिनालिका कोशिका जाल। क्या बोलते हैं? परिनालिका कोशिका जाल। अब यही जो परिनालिका कोशिका जाल है यही क्या होता है? नीचे वाले भाग में ज़्यादा डेंस होता है, पूरा घना होता है और U आकार का होता है। कैसा होता है? U आकार का। उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। उसको क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। वो वाला फ़ोटो यहाँ पे नहीं बनाए हैं, नहीं तो क्या हो जाता? कचड़ा हो जाता, तो उसको अलग से बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना जान लीजिए कि जो अपवाही धमनिका से रक्त निकल रहा है और पूरा बिखरा हुआ है, इसको क्या बोल रहे हैं? परिनालिका कोशिका जाल। और एक क्या होगा? जैसे हेनले का लूप है वैसे वैसे ये वाला नली रहेगा। परिनालिका कोशिका जाल से एक और नली निकलेगा और वो क्या रहेगा? हेनले के लूप के समांतर जाएगा, U आकार का। उसको क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। तो यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आगे देखिए, अब आगे पढ़ते हैं नेफ्रॉन के 2 भाग। नेफ्रॉन के कितने भाग? 2 भाग। कौन कौन सा? एक होता है गुच्छ वाला भाग और दूसरा होता है वृक्क नलिका वाला भाग। कौन कौन सा भाग? एक होता है गुच्छ वाला भाग और दूसरा होता है वृक्क नलिका वाला भाग। गुच्छ वाले भाग को ग्लोमेरुलस भी बोल सकते हैं और वृक्क नलिका वाले भाग को रीनल टिब्यूल भी बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब पहला जो भाग है गुच्छ, पहला भाग क्या है? गुच्छ। तो गुच्छ देखिए कहाँ पर है? ये वाला है। तो इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? गुच्छ बोलते हैं। और इसके अंदर पूछेगा कितना धमनिका आता है, तो 2 धमनिका। कितना धमनिका? 2 धमनिका। कौन कौन? एक अभिवाही धमनिका और दूसरा अपवाही धमनिका। तो ये दोनों धमनिका कहाँ क्या बना रहा है? गुच्छ ही तो बना रहा है। तो अगर पूछेगा कि नेफ्रॉन के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग बोलना है। उसमें से पहला भाग क्या है? गुच्छ है। और गुच्छ के अंतर्गत कितना धमनिका आता है? 2 धमनिका। एक होता है अभिवाही धमनिका और एक होता है अपवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका बड़ा होता है, अपवाही धमनिका छोटा होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखेंगे कि दूसरा भाग क्या है? वृक्क नलिका। दूसरा भाग क्या है? वृक्क नलिका। ये क्या होता है? वृक्क नलिका। वृक्क नलिका क्या होता है? ये बोमेन संपुट से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? बोमेन संपुट से। और ख़त्म कहाँ होता है? DCT पर। ख़त्म कहाँ होता है? DCT पर। तो देखिए ये है हमारा बोमेन संपुट। अभी बताए थे ये क्या है? बोमेन संपुट है। तो यहाँ से जो भी नली खुल रहा है, यहाँ से जो भी नली खुल रहा है, मतलब ये बोमेन संपुट से जो भी नली स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ? बोमेन संपुट से शुरू हुआ। ठीक है,
तो ये जो ब्रिक नलिका है कहाँ से शुरू हो रहा है, बोमेन संपुट से शुरू हो रहा है। और ये ब्रिक नलिका खत्म कहाँ पे हो रहा है, डीसीटी के पास खत्म हो रहा है। कहाँ खत्म हो रहा है, डीसीटी नली बनाकर खत्म हो रहा है। और ये खुलता है कॉमन डक्ट में, ये नेफ्रॉन का भाग नहीं होता है, ठीक है। तो डीसीटी तक ही बोलना है। कहाँ से शुरू होता है, बोमेन संपुट से शुरू होता है और डीसीटी पर जाकर के खत्म होता है। तो यहाँ तक कि इसके बीच में जो भी नली आता है इसको बोलते हैं ब्रिक नलिका। क्या बोलते हैं, ब्रिक नलिका। तो पूरे नेफ्रॉन को दो भागों में बांट दिया, एक गुच्छ वाला भाग और एक नली वाला भाग। एक गुच्छ वाला भाग और दूसरा ब्रिक नलिका वाले भाग। जो नलिका वाला भाग होता है वो बोमेन संपुट से लेकर डीसीटी पे खत्म होता है। जो गुच्छ वाला भाग होता है इसके अंदर दो धमनिका आता है, एक अभिवाही धमनिका और एक अपवाही धमनिका। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्लियर होता है। अब आगे कुछ पॉइंट है, क्या है, एक होता है मैलपीगी। क्या बोलते हैं इसको, मैलपीगी। मैलपीगी को हिंदी में बोलते हैं वृक्क कनिका। कैसा कनिका, वृक्क कनिका। ये क्या होता है, तो अगर गुच्छ और बोमेन संपुट को मिला दिया जाए, किसको मिला दिया जाए, गुच्छ और बोमेन संपुट को। तो ये है हमारा गुच्छ, ये क्या है, गुच्छ है, और ये क्या है, बोमेन संपुट है। तो ये दोनों भाग को मिला करके इकट्ठे में क्या बोलते हैं, मैलपीगी। क्या यूज करते हैं, मैलपीगी बोले तो वृक्क कनिका यूज करते हैं, ठीक है। अब कुछ फुल फॉर्म लिख दिए। क्या लिख दिए, फुल फॉर्म। कौन कौन फुल फॉर्म, यहाँ पर जो नली है वो क्या है, पीसीटी है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पीसीटी है। तो पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हिंदी में बोले तो समीपस्थ संवलित नलिका, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो यहाँ पे मिला LOH। क्या मिला, LOH, लूप ऑफ हेनले। LOH का फुल फॉर्म क्या होगा, लूप ऑफ हेनले, हिंदी में बोले तो हेनले का लूप। फिर जब ये आगे बढ़ा तो क्या मिला, DCT। क्या मिला, DCT। DCT का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हिंदी में बोले तो दूरस्थ संवलित नलिका। क्लियर है यहाँ तक। और फिर नीचे में देखिए क्या लिखे हैं, परिनालिका कोशिका जाल और वासा रेक्टा। क्या क्या लिखे हैं, परिनालिका कोशिका जाल और वासा रेक्टा। तो परिनालिका कोशिका जाल क्या होता है, ये अपवाही धमनिका से निकलता है। अपवाही धमनिका से, किससे निकलता है, अपवाही धमनिका से निकला हुआ एक जाल है। देखिए ये है हमारा अपवाही धमनिका, इसी से एक रक्त नली निकलता है और रक्त नली का एक जाल बनाता है। रक्त नली का एक जाल बनाता है, बिखरा हुआ लगता है, लग रहा है एक जाल जैसे जालीनुमा आकृति बनाया हुआ, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं परिनालिका कोशिका जाल। क्या बोलते हैं, परिनालिका कोशिका जाल। और वासा रेक्टा क्या होता है, यही जो परिनालिका कोशिका जाल है, परिनालिका कोशिका जाल है, परिनालिका कोशिका जाल है, इसी से एक और नली निकला होता है। इसी परिनालिका कोशिका जाल से एक और नली निकला होता है जो एकदम हेनले के लूप के जैसा समांतर, इसी के जैसा यू आकार के जैसा चलता है। उसी को क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। हमारा जो LOH होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, इसका दो भाग होता है। इसका कितना भाग होता है, दो भाग। कैसे, ये होता है देखिए अवरोही वाला भाग। ये कौन सा भाग होता है, अवरोही वाला भाग, इसको बोलते हैं अवरोही वाला भाग। और इसको बोलते हैं आरोही वाला भाग। इसको क्या बोलते हैं, आरोही वाला भाग। इसका मतलब क्या होता, ये तो आप बचपन से ही पढ़े होंगे, आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, पढ़े थे ना मैथ में, बचपन में पहला दूसरा में पढ़े होंगे। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो लूप ऑफ हेनले जो है, हेनले का जो लूप है, इसका दो भुजा होता है। कितना भुजा होता है, दो भुजा। एक होता है आरोही वाला भुजा और एक होता है अवरोही वाला भुजा। तो ये पूरा है, जो पूरा है, पूरा को क्या बोल रहे हैं, लूप ऑफ हेनले। और इसका कितना भुजा है, दो भुजा। देखिए एक क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसको, इस भुजा को बोल देते हैं अवरोही भुजा। एक भुजा देखिए कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसको क्या बोल देते हैं, आरोही भुजा। कौन सा भुजा, आरोही भुजा। तो इस प्रकार से क्या होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, नेफ्रॉन आपका खत्म होता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर के बारे में खत्म हो गया, नेफ्रॉन के दो भाग के बारे में खत्म हो गया। अब आगे बताएंगे कि हमारे शरीर में नेफ्रॉन दो तरह के मिलते हैं। कितने तरह के, दो तरह के। इसका मतलब क्या हुआ, नेफ्रॉन के दो प्रकार। आगे क्या पढ़ने वाले हैं, नेफ्रॉन के दो प्रकार। तो फटाक सा इसको उतारिए, नहीं तो अभी मिटा देंगे। उसके बाद क्या बताएंगे, नेफ्रॉन के प्रकार बताएंगे, ठीक है। अब देखेंगे नेफ्रॉन के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, नेफ्रॉन के प्रकार के बारे में।
तो बता दें कि नेफ्रॉन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। देखिए, पहला होता है वल्कुटीय नेफ्रॉन और दूसरा होता है मध्यांश नेफ्रॉन। कौन कौन सा नेफ्रॉन? दो प्रकार के नेफ्रॉन, पहला वल्कुटीय नेफ्रॉन और दूसरा मध्यांश नेफ्रॉन। इसको किसके आधार पर बांटा है? कहाँ पाया जाता है उसके आधार पर बांटा है, ठीक है ना। तो बताइए कि किडनी में कितना भाग होता है? दो भाग, एक वल्कुट वाला भाग और दूसरा मध्यांश वाला भाग। तो देखिए वैसा ही नाम सुनने को लग रहा है, एक वल्कुटीय नेफ्रॉन और दूसरा मध्यांश वाला नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया, ठीक है। पहला है वल्कुटीय नेफ्रॉन और दूसरा है मध्यांश नेफ्रॉन। तो जो वल्कुटीय नेफ्रॉन होता है, जो भी वल्कुटीय नेफ्रॉन होता है, तो उसमें लूप ऑफ हेनले भी होगा, हेनले का लूप भी होगा। तो उसमें जो भी लूप ऑफ हेनले होता है वो बहुत ही छोटा होता है। वल्कुटीय नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले क्या होता है? बहुत छोटा होता है। और जब लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होगा और ऊपर से ये वल्कुटीय नेफ्रॉन है, तो इसका लूप ऑफ हेनले मध्यांश भाग में बहुत कम धंसा होता है। मध्यांश भाग में बहुत कम धंसा होता है। क्यों? क्योंकि ये वल्कुटीय नेफ्रॉन है तो ज़्यादातर किधर रहेगा? वल्कुट वाले भाग में रहेगा। मध्यांश भाग में बहुत कम धंसा होता है। और कम धंसने का रीज़न क्या है? इसका लूप ऑफ हेनले भी बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वल्कुटीय नेफ्रॉन। तो वल्कुटीय नेफ्रॉन किसे कहते हैं? जिसका लूप ऑफ हेनले छोटा हो और ये मध्यांश में कम धंसा हो। तो इस प्रकार के नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? वल्कुटीय नेफ्रॉन बोलते हैं। और बताते हैं, इसमें मैलपीगी जो होता है, वृक्क नलिका जो होता है, वो दृढ़ संपुट के नज़दीक होता है। कहाँ होता है? दृढ़ संपुट के नज़दीक होता है। दृढ़ संपुट मतलब वो जो किडनी का आवरण था ना, किडनी का आवरण, उसी को दृढ़ संपुट बोलते हैं। कैप्सूल जैसा आकृति दिखाई देता है, उसी को दृढ़ संपुट बोलते हैं। तो मैलपीगी क्या था? गुच्छ वाला और बोमिन संपुट वाला पार्ट को मिला दिया जाए तो क्या होता है? मैलपीगी होता है। तो अगर वल्कुटीय नेफ्रॉन में जो मैलपीगी बनता है, जो भी मैलपीगी देखने को मिलता है, वो दृढ़ संपुट के नज़दीक दिखता है। कहाँ दिखता है? दृढ़ संपुट के नज़दीक, ठीक है। और जो वल्कुटीय नेफ्रॉन होता है उसमें सिर्फ परिनालिका कोशिका जाल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सिर्फ परिनालिका कोशिका जाल देखने को मिलता है। लेकिन वल्कुटीय नेफ्रॉन में वासा रेक्टा नहीं पाया जाता है। लेकिन वल्कुटीय नेफ्रॉन में वासा रेक्टा नहीं पाया जाता है, ठीक है। और अगला पढ़ते हैं मध्यांश नेफ्रॉन। अगला क्या पढ़ते हैं? मध्यांश नेफ्रॉन। तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, वल्कुटीय का क्या कर दीजिए? उल्टा। जैसे देखिए, वल्कुटीय नेफ्रॉन में हेनले का लूप क्या था? बहुत छोटा था। तो मध्यांश नेफ्रॉन में क्या हो जाएगा? हेनले का लूप बहुत लंबा हो जाएगा। वल्कुटीय नेफ्रॉन में क्या था? मध्यांश भाग में कम धंसा हुआ, तो मध्यांश नेफ्रॉन में क्या हो जाएगा? मध्यांश भाग में ज़्यादा धंसा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वल्कुटीय नेफ्रॉन था तो लूप ऑफ हेनले छोटा था और ज़्यादातर किधर था? वल्कुट वाले भाग में, मध्यांश वाले भाग में कम धंसा हुआ था। और ये मध्यांश वाला नेफ्रॉन है तो इसका लूप ऑफ हेनले ज़्यादा लंबा होगा और मध्यांश भाग में ज़्यादा धंसा होगा। क्योंकि ये कैसा नेफ्रॉन है? मध्यांश वाला नेफ्रॉन है, तो मध्यांश भाग में ज़्यादा धंसा होता है। और ये वल्कुट वाला नेफ्रॉन है तो वल्कुट वाले भाग में ज़्यादा होता है, मध्यांश वाले भाग में कम धंसा होता है। वही बात है यहाँ पर। तो वैसा नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा हो और ये किधर धंसा हो? ज़्यादा धंसा हो। किधर? मध्यांश वाले भाग में ज़्यादा धंसा हो, उस नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? मध्यांश नेफ्रॉन बोलते हैं। और इसमें जो भी मैलपीगी बनता है, मैलपीगी वही वाला गुच्छ और बोमिन संपुट को मिला करके मैलपीगी बनता है। ये दृढ़ संपुट से दूर होता है। दृढ़ संपुट से क्या होता है? दूर होता है, उसके नज़दीक देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें परिनालिका कोशिका जाल की और वासा रेक्टा की, तो मध्यांश नेफ्रॉन में दोनों पाया जाता है। मध्यांश नेफ्रॉन में दोनों पाया जाता है। परिनालिका कोशिका जाल भी पाया जाता है और वासा रेक्टा भी पाया जाता है। ये भी पाया जाता है और ये भी पाया जाता है। किसमें? मध्यांश नेफ्रॉन में। किसमें? मध्यांश नेफ्रॉन में। और वल्कुटीय नेफ्रॉन में सिर्फ परिनालिका कोशिका जाल होगा, वासा रेक्टा नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है? नेफ्रॉन वाला पोर्शन खत्म होता है। नेफ्रॉन था क्या? किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। यह एक प्रकार का क्या होता है? लंबा जाल जैसा होता है, नली जैसा होता है, जो कि एपिथेलियम सेल का बना होता है। एक वृक्क में बात करें तो 10 लाख नेफ्रॉन होता है और इसका बहुत सारा भाग का नाम बता दिए, ठीक है। उसके बाद बताया कि किडनी के दो भाग होता है, एक गुच्छ वाला भाग और दूसरा वृक्क नलिका वाला भाग। गुच्छ वाले भाग में दो गुच्छ आता है, अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका। और वृक्क नलिका वाले भाग में बहुत सारे भाग आते हैं, जैसे पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, ये सब आते हैं, ठीक है ना। और ये सारा नली कहाँ खुलता है? एक कॉमन नली में खुलता है, उसको क्या बोलते हैं? संवाहक नली बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है आपका ये टॉपिक क्या होता है? समाप्त होता है। चौथा लेक्चर क्या होता है? समाप्त होता है।
तो क्या हो गया, इसमें नेफ्रॉन खत्म हो गया। अब अगले पढ़ेंगे मूत्र निर्माण के बारे में। किसके बारे में? मूत्र निर्माण के बारे में, कि हमारे शरीर के अंदर, किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर कैसे मूत्र बनता है, मूत्र निर्माण कैसे होता है, हमारे शरीर में पेशाब कैसे बनता है, ये देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये जानना है कि हमारे शरीर के अंदर पेशाब कैसे बनता है, तो इसके लिए हमारे साथ बना रहना चाहिए, ठीक है ना, बना रहना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मज़े लेते रहिए। इसी के साथ आप सबसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।